फंडा फेयर फंडा। आज हम बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वन थिंग इज दैट कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पर कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टर्म व्हाट इज रेस्पिरेशन। इस टर्म को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन टर्म क्या है और इसकी हमें नीड क्या है। हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसकी ज़रूरत क्या है। जैसे इससे पहले हमने डाइजेशन का एक वीडियो डिस्कस किया था, उसमें बताया कि हम जो फूड अपने अंदर लेते हैं, हम फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए अपने डेली बॉडी फंक्शंस को करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो हमें फूड से मिलती है। तो जब ये फूड हमारी बॉडी में जाता है उसके बाद इसका डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम। दिस डाइजेस्टेड फूड इज गेट एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जाके इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद इस फूड का होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा डाइजेशन हो गया है, उस मॉलिक्यूल्स का, उन फूड मॉलिक्यूल्स का, उस डाइजेस्टेड फूड का फिर से एसिमिलेशन किया जाता है। मतलब सेल्स को जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नीड हैं उनका निर्माण होता है और उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है टू गेट एनर्जी। सो ये जो एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स जो सेल में फॉर्म हुए हैं, इसको वापस तोड़ने के लिए, मतलब एनर्जी को लेने के लिए, सेल को जो एनर्जी चाहिए जिस फॉर्म में चाहिए उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन हमको मिलती है थ्रू द प्रोसेस रेस्पिरेशन। तो अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज एक्चुअल में इज अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी प्रोसेस, काफ़ी सारे प्रोसेस का एक कम्बिनेशन है। इसको मैं ऐसे ब्रेकअप कर सकती हूँ कि इसका फर्स्ट प्रोसेस है दैट मीन्स इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। सबसे पहले फ्रेश एयर लंग्स के द्वारा बॉडी में गई, उसके बाद वहाँ से जो ऑक्सीजन मिला उस ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब इस ऑक्सीडेशन के बाद थर्ड इसका स्टेप आता है कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसको बाहर निकालना, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन। और उसके बाद स्टेप आता है फोर्थ इज एनर्जी प्रोडक्शन। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ था, मींस ऑक्सीजन का यूज करके जो फूड को तोड़ा गया था, उस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी देन स्टोर की जाती है, स्टोर्ड एज एटीपी। इसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है और जब भी बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की, दीज एटीपी मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर द एटीपी मॉलिक्यूल्स? दे आर द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ये तोड़े जाते हैं एंड दे गिव एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एनर्जी। और ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द बॉडी, बाय आवर बॉडी फॉर द वेरियस फंक्शंस, और नीड के लिए इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन है ये कोई एक स्टेप नहीं है, इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ स्टेप, मेनी स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस। अब हम इस पिक्चर पे देखते हैं, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट the body uses to release energy from digested food, means glucose from the digestive system से, that means जो सेल में जो आफ्टर एसिमिलेशन जो मॉलिक्यूल बना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो बना ग्लूकोज। ऑक्सीजन कहाँ से आया? फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस, थ्रू द ब्रीथिंग प्रोसेस ऑक्सीजन आया। इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ब्रेक डाउन हो गया, इट कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड and water plus energy. This carbon dioxide is a wasteful product, तो ये थ्रू द एक्सलेशन के प्रोसेस के थ्रू ये बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। वाटर इज अ वेस्ट प्रोडक्ट और साथ में इसका जो यूटिलाइज है वो सेल भी कर लेता है, दैट मीन्स इट कैन बी री यूटिलाइज्ड। और जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का इस्तेमाल बॉडी में किया जाता है फॉर द वेरियस फंक्शंस। What is the
डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं सांस लेना, और रेस्पिरेशन, इन दोनों प्रोसेस में क्या फर्क है? रेस्पिरेशन का जैसे मैंने बताया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स, ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें, इससे प्रीवियस स्लाइड में जैसे बताया कि काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। वाइल ब्रीथिंग कहा जाए, ब्रीथिंग इज अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ये एक रेस्पिरेशन प्रोसेस का स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स इनहेलेशन, इनहेल ऑफ O2, और साथ में इसके साथ एक्सहेल किया जाता है, एक्सहेल ऑफ CO2। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस का केवल एक स्टेप है। While respiration is a combination of step, that means combination क्या, इसके अंदर पहले हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया और फिर इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और वहां से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है एज अ ATP। सो दिस इज अ रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। It releases energy that is stored as ATP, और जब जरूरत पड़ती है so इस ATP को ब्रेक किया जाता है in the body और we get ADP plus energy। Breathing is an extracellular process। Breathing का जो process है वो extracellular है। That means through the lung surface ही ऑक्सीजन का इंटेक होता है और एक्सहेल किया जाता है CO2 का। Let us come to the next slide। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या क्या हैं? रेस्पिरेशन का जो टाइप है उसका फर्स्ट टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब होता है मींस यूज ऑफ O2, यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जब यूज किया जाता है उस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ज्यादातर एनिमल और प्लांट में यही रेस्पिरेशन होता है, दैट मींस O2 का इस्तेमाल हुआ और साथ में रिलीज ऑफ CO2 हुआ। जैसे कि इससे पहले हमने एग्जांपल देखा था ग्लूकोज प्लस O2, और ये O2 कहां से आया है, दैट इज थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस, और उसके बाद CO2 निकला प्लस वाटर प्लस एनर्जी। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ O2। दिस इज कंपल्सरी कंडीशन कि जो O2 का इस्तेमाल है, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इस्तेमाल है, वो इस टाइप के रेस्पिरेशन में नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस, सो फर्मेंटेशन प्रोसेस इज एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट की प्रेजेंस में इट कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। इसके अंदर आप देखिए ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ है। ऑक्सीजन इज दैट मीन्स कि ये जो प्रोसेस है इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है अल्कोहल में, लेकिन यहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो देयरफॉर द नेम गिवन एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसका एग्जांपल है फर्मेंटेशन प्रोसेस। लेट अस कम टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ब्रॉडली 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। इसका फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और हम जो इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे उसको इसी फॉर्म में डिस्कस करेंगे, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और सेकंड हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंक्लूड होगा, अभी इसके आगे स्लाइड में आएगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंक्लूड होते हैं। इसका काम क्या होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम होता है मींस एयर को और जो फ्रेश O2 है उसको अंदर लेना, और उसके बाद वो दैट मीन्स को ट्रैकिया तक पहुंचना। ये जो प्रोसेस है दैट मीन्स इट गिव्स अ पैसेज टू एयर, पैसेज टू एयर, टू फ्रेश एयर, और उसके साथ में जो फाउल एयर है उसका रिमूवल करना। तो ये सब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होता है। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वहां पर क्या होता है, इन ऑर्गन्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, वहां पर एक्सचेंज होता है गैसेस का। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो
चीज आ रही है वो ये है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो हो गया हेमोसाइनिन, हेमोसाइनिन एंड हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। ये पिगमेंट, ये इस तरीके के पिगमेंट होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, और वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की वजह से ये ऑक्सीजन का मतलब दैट मीन्स कि हम कहा जाए तो बेटर इनटेक किया जा सकता है इन द बॉडी। सो दीज आर द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और जिसमें ये हीमोग्लोबिन है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पिगमेंट, और ये फाउंड होता है इन द वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट मीन्स ह्यूमंस जैसे हम हैं, और एनिलिड्स में, एनिलिड्स में ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इसके अंदर अभी हम आगे भी इसमें स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। दैट हेमोसाइनिन इज फाउंड इन मोलस्कास, ये मोलस्का में पाए जाते हैं। कम टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो काम होता है, इट गिव्स द पैसेज टू एयर, इट गिव्स पैसेज टू एयर, टू फ्रेश एयर, और उसके बाद जो फाउल एयर है उसका बाहर निकलना ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड है। इसका फर्स्ट पार्ट है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल्स मतलब कि जहां से नाक के थ्रू हम जो एयर को अंदर लेते हैं उसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। यहाँ से जो एयर है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ये जाती है नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर इज अ पेयर ऑफ चैम्बर, जो कि कहा जाए तो ये जो पैलेट होती है, पैलेट के ऊपर हेड में सिचुएटेड होता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर इट इज डिवाइडेड बाय द नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम। इसके जो दो चैम्बर हैं वो नेजल सेप्टम कहा जाए एक मेम्ब्रेन के थ्रू वो सेपरेट होते हैं, उसको नेजल सेप्टम कहते हैं। और इसके 3 पार्ट हैं, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन एंड द ओलोफैक्टरी रीजन। अब नेजल चैम्बर के बाद जो एयर है वो जाती है इंटरनल नेयर्स। Internal nares, after the internal nares it open into the pharynx which is an important organ। इस organ का नाम आपने जब हमने digestive system किया था उसमें भी आया था कि that pharynx is a tube जो राउंड 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और इसका काम क्या होता है कि ये फूड और जो एयर पैसेज है वो यहाँ पे क्रॉस होता है फेरिंग्स में। सो यहाँ पे भी इसका डिस्कशन होगा कि फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स इज अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, और फूड एंड एयर पैसेज क्रॉसेस हेयर, यहाँ पर इसका क्रॉस होता है, पैसेज क्रॉसेस हेयर। और ये जो है इसके फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका जो सबसे ऊपर का पार्ट है, इसका सबसे जो आउटर पार्ट है उसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। उसके बाद आता है ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, एंड इसके बाद आता है लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। इसके बाद इसी लैरिंगोफेरिंग्स के बाद ये जो ट्यूब है, ये जो फेरिंग्स है, ये फूड पाइप और विंड पाइप में डिवाइड हो जाता है। मींस जो इसका बाहर का पार्ट है, जो इसका फ्रंट है, उसको फ्रंट को कहते हैं फूड विंड पाइप और ट्रैकिया, और जो इसका इनर पार्ट है उसे कहते हैं फूड पाइप और इसोफेगस, इसोफेगस। इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि फूड एंड एयर पैसेज क्रॉसेस हेयर आफ्टर सम पोर्शन, दैट मींस ये जो आउटर का नेसोफेरिंग्स है, फिर ओरोफेरिंग्स का मिडिल पोर्शन है, फिर जो उसका सबसे नीचे का पोर्शन है दैट इज अ लैरिंगोफेरिंग्स। उसके बाद ये जो फेरिंग्स है ये 2 पाइप में डिवाइड हो जाता है, एक तो विंड पाइप और एक फूड पाइप। विंड पाइप दैट मींस बाहर की तरफ का जो पाइप होता है उसको ट्रैकिया कहा जाता है, और जो फूड पाइप है उसे इसोफेगस कहते हैं। इसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल।
इसको एक और नाम दिया गया है एडन्स एप्पल। ये जो एक पार्ट है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, लेकिन ये एक वॉइस बॉक्स की तरह भी काम करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ वॉइस बॉक्स। इसका जो पोर्शन है वो जाके लैरिंगोफेरिंक्स में ओपन होता है थ्रू अ एपरेचर जिसे कहा जाता है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के अंदर ही एक फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। सो दीज आर द पार्ट ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स का काम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी है और साथ में ये वॉइस बॉक्स की तरह भी काम करता है। उसके बाद आता है ट्रैकिया। लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द ट्रैकिया दैट मीन्स ये जो अपर का पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द ट्रैकिया, इसे ट्रैकिया कहते हैं। ये जो ट्रैकिया है उसके बाद ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो जैसे आप ऊपर से देख रहे हैं जो ट्रैकिया आ रहा है ये दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, उसे हमने नाम दिया प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये एक ब्रोंकाई तो चली जाती है राइट लंग में और एक चली जाती है लेफ्ट लंग में। तो जो राइट लंग है हमारा वो 3 लोब्स में डिवाइड है। राइट लंग हैज 3 लोब्स। जो राइट लंग है उसके अंदर 3 लोब्स हैं, और जबकि जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर केवल 2 लोब्स हैं। इसका मतलब है कि जो राइट वाला जो लंग है वो ज्यादा भारी और बड़ा होता है, और जबकि जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर 2 ही लोब्स होते हैं और वो छोटा होता है और साथ में ये हल्का भी होता है। सो तो जब यहाँ से ऊपर से ट्रैकिया आ रहा है, ट्रैकिया कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई, वो 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। एक प्राइमरी ब्रोंकाई तो चला जाता है राइट लंग में और एक चला जाता है लेफ्ट लंग में। देन फर्दर दिस प्राइमरी ब्रोंकाई is divided into this secondary bronchi, और वो सेकेंडरी ब्रोंकाई का जो इसका डिवीजन होता है वो ऐसे होता है कि जो राइट लंग्स के अंदर 3 लोब्स हैं तो वहाँ जो प्राइमरी ब्रोंकाई आ रहा है वो 3 पार्ट्स में 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, ईच गोज इनटू द ईच लोब। और ऐसे ही जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। दिस फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू द टर्शियरी ब्रोंकस। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि दोबारा से वो टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। दिस टर्शियरी ब्रोंकाई इज देन डिवाइडेड इनटू द ब्रोंकियोलस। दिस जो ये ब्रोंकियोलस है इसमें जो टर्मिनल ब्रोंकियोलस हैं इट गिव्स अ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलस और दे गिव्स द एल्वियोलर डक्ट। ये जो है ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोलस हैं इट गिव्स द एल्वियोलर डक्ट एंड दिस एल्वियोलर डक्ट्स इट्स गिव्स द एल्वियोलर सैक। ये जो होल मैंने आपको ये बताया है इसको दैट मीन्स कि इसके फर्दर ब्रांचेस पे फिर फर्दर ब्रांचेस इसकी निकलती जाती है। दैट मीन्स एक ट्री लाइक एक इसका स्ट्रक्चर टाइप बन जाता है। The right pulmonary bronchus divided into the 3 secondary bronchus, क्योंकि जो राइट लंग है वो 3 लोब्स में डिवाइड है, so therefore it gives the 3 secondary bronchus. The left primary bronchus divided into 2 secondary bronchus that goes into the each lobe. Left जो लंग है वो 2 lobes में divided है, तो secondary bronchus then gives that gives the tertiary bronchi, and this tertiary bronchi gives the bronchiolus, और bronchiolus से हो जाता है आगे alveolar duct and then alveolar sac. Tertiary bronchi is subdivided into the smaller bronchiolus. Then bronchiolus or terminal bronchiolus they gives the alveolar duct. ये आप देख रहे हैं जो terminal bronchiolus है it gives a respiratory bronchiolus. Further इसका division हो जाता है, उसके बाद ये बना देते हैं alveolar duct और alveolar नली, जिसे duct का मतलब नली होता है। उसके बाद ये जो alveolar duct होती हैं ये alveolar sac में जाके ओपन होती हैं। नाउ कम टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो वो है लंग्स। लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब यहां पर हम बात करते हैं कि लंग्स कहां सिचुएटेड होते हैं। लंग्स दे आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, दे आर सिचुएटेड इनटू द
थोरेसिक कैविटी में ये सिचुएटेड होते हैं। और ये थोरेसिक कैविटी क्या है? दिस थोरेसिक कैविटी इज अ एयर टाइट चैम्बर है, ये जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसके सामने से कहा जाए तो ये स्टर्नम से घिरा हुआ है, स्टर्नम, और नीचे से डायफ्राम है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, नीचे से डायफ्राम है और सामने से स्टर्नम होता है, और इसके पीछे होती है थोरैसिक वर्टिब्रे, और साइड में होती है रिब्स which are embedded into the intercostal muscles. So thoracic cavity is a airtight chamber जहाँ पर ये जहाँ पर ये जो lungs है ये situated होते हैं. Now each lung is enclosed in a two membrane pleura. इसके ऊपर lungs के ऊपर एक coating होती है टू मेम्ब्रेन्स की, जिसको प्लूरा कहते हैं, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है. उसकी जो इनर मेम्ब्रेन, जो उसकी प्लूरा होता है, प्लूरा की जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसको कहते हैं विस्ट्रल प्लूरॉन, और जो इसका इनर मेम्ब्रेन होता है उसे कहते हैं पेराइटल प्लूरॉन. इनका जो नैरो स्पेस है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का नैरो स्पेस है, उसके बीच में फ्लूइड होता है. दैट फ्लूइड इज अ प्लूरल फ्लूइड, और इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड द लुब्रिकेशन. इसका लुब्रिकेशन का काम होता है जब ये जो लंग्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपैंड होते हैं. सो इस लुब्रिकेशन की वजह से ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर हो सकते हैं. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड. अब हम देखते हैं कि ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है वो होता कैसे है, मतलब इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होता है, इट इन्वॉल्व द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन होता है मतलब O2 का इनटेक, और एक्सपिरेशन होता है CO2 का निकलना. दे टुगेदर रिफर्ड एज द रेस्पिरेटरी मूवमेंट. और ये जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट होता है लंग्स का देखा जाए तो लंग्स एक कोई मस्कुलेटरी स्ट्रक्चर नहीं है. सो देयरफॉर अपने आप से इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होता. दिस इज डन बाय द थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी के सिकुड़ने और फैलने से ही लंग्स के अंदर रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस आगे होता है. सो इस जो लंग्स की इस प्रोसेस में, दैट मीन्स एक्सपेंशन में और कॉन्ट्रैक्शन में कुछ मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. दैट मीन्स थोरेसिक कैविटी में जो मसल्स थोरेसिक कैविटी को जो फॉर्म कर रहे हैं उनका हाथ होता है इसके अंदर, एंड दे आर द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स. तो जब इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इसका मतलब है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. So inspiration is an active process. It is brought about by the inspiratory muscles. और वो कैसे होता है? डायफ्राम, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये एक रफ फिगर में ड्रॉ करती हूँ. ये मान लीजिए ये लंग है. अब ये लंग जब एक्सपेंड होगा, जब इसके अंदर एक्सपेंशन होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर एक्सपेंशन हुआ, ये फैला, और ये जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम का जो वो मूवमेंट है वो लोअर हो जाता है. दैट मीन्स इसका डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम. दिस इज डायफ्राम. अब जैसे ही लंग फैले सॉरी जैसे ही लंग्स का एक्सपेंशन होता है, मतलब अब लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कम हो जाता है. जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब बाहर से जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाती है. ये ऑक्सीजन का फ्लो होता कैसे है? ऑक्सीजन का फ्लो हमारे लंग्स में क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो होता है फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर और टू लो प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन का फ्लो होता है. सो अगर लंग्स एक्सपेंड हुए, क्योंकि डायफ्राम का मोशन नीचे की तरफ हो गया, लंग्स का एक्सपेंशन हो गया. तो जब लंग्स का एक्सपेंशन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का प्रेशर लंग्स में कम हो जाता है. दैट मीन्स नाउ द एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, सो देयरफॉर ऑक्सीजन
एटमॉस्फेयर से लंग्स में एंटर हो जाती है, और ये प्रोसेस तब तक रहता है जब तक लंग्स में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता. दैट इज व्हाई द इंस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, जो इनहेलेशन का प्रोसेस है, वो होता है. और इस प्रोसेस में मदद कौन करता है? दैट इज द जो थोरेसिक कैविटी की जो मसल्स हैं वो इसमें मदद करती हैं. जैसे बताया मैंने कि जो डायफ्राम का जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ हो जाता है, और साथ में जो रिब्स हैं जो साइड में, दैट मीन्स जो साइड में रिब्स हैं, जो इसके लेटरल रिब्स हैं, उनके अंदर जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनका भी मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से लंग्स का एक्सपेंशन होता है और एयर अंदर की तरफ आती है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन, जिसमें थोरेसिक कैविटी की मसल्स जो हैं वो मदद करती हैं. वी कॉल देम द इंस्पिरेटरी मसल, दैट मीन्स डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स क्या थी? इंटरकोस्टल मसल्स वो थी जिनके अंदर रिब्स एम्बेडेड होते हैं. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका पैसेज होता है. इसका रूट क्या है फ्रेश एयर का? एक्सटर्नल लेयर मतलब नॉस्ट्रिल्स. नाउ नॉस्ट्रिल्स गोज टू द नेजल चैम्बर, देन नेजल चैम्बर के बाद ये जाता है इंटरनल लेयर में. इंटरनल लेयर के बाद एयर जाती है फेरेंक्स में, फेरेंक्स के थ्रू ग्लॉटिस, और उसके बाद लैरिंक्स. लैरिंक्स के बाद है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद है ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूलस, देन एल्वुलर डक्ट, देन एल्वुलाई. सो लास्ट में जो एल्वुलाई है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हियर. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन alveolar sac. Let us come to the next slide. Now exchange of gases takes place in alveoli. जो gases का exchange है वो alveoli के अंदर होता है, लेकिन वो होता कैसे है? क्योंकि alveoli के अंदर जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, दैट मीन्स ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती हैं. तो जब ब्लड की जो वेजल्स वहाँ तक पहुँचती हैं, वहाँ से ब्लड के अंदर नाउ जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कम है, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है. तो जैसे कि मैंने कहा कि ऑक्सीजन का फ्लो होता है फ्रॉम द हाई टू द लो कंसंट्रेशन. एल्वुलर सैक के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है. ये मान लीजिए कि एल्वुलर सैक है, इस सैक के अंदर इसकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस वक्त हाई है. अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स आई, एंड दीज ब्लड वेसल्स हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाता है थ्रू द एपिथेलियल टिश्यूज फ्रॉम द सैक, फ्रॉम द एल्वुलर सैक टू द ब्लड, और यहाँ पर ये प्लाज्मा में जाकर हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाता है, एंड इट फॉर्म्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देता है. और ऐसे ही जो लंग कैपिलरीज होती हैं, उन लंग कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. जो लंग कैपिलरीज होती हैं, लंग कैपिलरीज, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, क्योंकि ये टिश्यूज से आ रही हैं. वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है उसको ये यहाँ तक लेकर आती हैं. यहाँ पर क्या हुआ, अब CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ कम है, यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन एल्वुलर सैक में कम है. सो देयरफॉर डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, लंग कैपिलरीज से CO2 यहाँ चला जाता है. नाउ अब एल्वुलर सैक के अंदर फाउल एयर आ गई, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर आ गई. सो देयरफॉर इट नीड्स रिन्यूअल. नाउ एल्वुलर सैक नीड्स फ्रेश एयर. सो दिस इज द प्रोसेस हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वुलर सैक. Exchange of gases takes place in the alveoli or alveolar sac. Oxygen in the alveoli has higher concentration. Oxygen की concentration blood में इस वक्त कम है और alveoli में ज़्यादा है. So therefore diffusion takes place from the alveoli into the blood. Blood के अंदर ऑक्सीजन का diffusion हो जाता है, वो alveoli से blood के अंदर आ जाता है. It passes through the plasma. उसके बाद ये RBC से, दैट मीन्स रेड ब्लड करपसेल से कंबाइन करके इट फॉर्म्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. दिस इज द पिगमेंट विच कैरी द ऑक्सीजन. नाउ कम टू द एक्सपिरेशन. दैट एक्सपिरेशन प्रोसेस, दैट मीन्स इट इन्वॉल्व द रिलैक्सेशन ऑफ द इंस्पिरेटरी मसल्स. जो अभी तक
मीन्स कि जो लंग्स अभी तक एक्सपेंड हुए थे, लंग्स फैले थे और एयर अंदर आ गई थी, सो अब ये दोबारा से अपनी पोजीशन में पहुंच जाते हैं. एंड इट्स ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ द जो थोरेसिक कैविटीज की जो मसल्स ने इनके अंदर, दैट मीन्स ये जो चेंज किया था वही इसको दोबारा रिलैक्स कर देती हैं वापस से. दैट मीन्स एक्सपिरेटरी मसल्स. और वो क्या थी? वो था एक तो दैट मीन्स डायफ्राम था और साथ में इंटरकोस्टल मसल्स. उसके साथ साथ एब्डोमिनल मसल्स वहाँ भी ये भी एक्टिव हो जाती हैं ड्यूरिंग द फोर्स ब्रीथिंग. जब फोर्स ब्रीथिंग मतलब हम जोर से हम एक्सेल करते हैं, उस केस में एब्डोमिनल मसल्स एक्टिव हो जाती हैं एंड इट मेक्स दैट एक्सपिरेशन एज अ एनर्जी लूजिंग प्रोसेस. दैट मीन्स एक एनर्जी कंजम्पशन वाला प्रोसेस इसको बना देती हैं, क्योंकि वहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स भी वर्क करने लगती हैं. दे बिकम ऑल्सो एक्टिव इन केस ऑफ एक्सपिरेशन, इन केस ऑफ फोर्सफुल एक्सपिरेशन और एक्सरसाइज के दौरान ऐसा होता है. एट रेस्ट ब्रीथिंग अकर्स का जो ब्रीथिंग का रेट होता है वो होता है नॉर्मली 14 to 18 टाइम्स पर मिनट का ब्रीथिंग का रेट होता है इन अ नॉर्मल मैन. व्हाट इज द दीज आर द सम टर्मिनोलॉजी. व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब एयर का वो वॉल्यूम जो हम नॉर्मली अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं इन वन ब्रीथ विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, बिना कोई जोर लगाए. जो नॉर्मली हम एक ब्रीथ में जो एयर अंदर लेते हैं या जो बाहर छोड़ते हैं उसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम. दैट इज राउंड होती है, इट इज अबाउट 500 ml होती है. वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग होती है अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम मैक्सिमम एफर्ट के साथ बाहर निकालते हैं या अंदर लेते हैं, उसको कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग. वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग मीन्स कि वो अमाउंट ऑफ एयर जिसको हम फोर्स के साथ, दैट मीन्स हमने मैक्सिमम एफर्ट लगा दिया तब हमने जो एयर बाहर निकाली या जो इनहेल करी, उसे वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है. नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड. किस तरीके से ब्लड का मतलब, दैट मीन्स मैंने ये कहा कि ब्लड ही वो रास्ता है, ब्लड ही वो जरिया है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इनटेक और अपटेक होता है इनटू द एल्वियोलर सैक. लेकिन ये होता कैसे है? ये ऐसे होता है कि जो ऑक्सीजन जो एल्वियोलर सैक से प्लाज्मा में आई थी, प्लाज्मा इनटू द प्लाज्मा जो डिफ्यूज हुई थी, इट कंबाइंड विद द रेड करस्पल्स. वो रेड आरबीसीज के साथ कंबाइन कर जाती है. दैट रेड आरबीसी कंटेन आयरन मॉलिक्यूल इन +2 स्टेट. और ईच हीमोग्लोबिन कंटेन 4 Fe+2 आयन. सो अगर ईच हीमोग्लोबिन के अंदर 4 Fe2+ आयन है और एक Fe2+ आयन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपटेक कर लेता है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का अपटेक कर सकता है. दैट इज डिपेंड ऑन द सेचुरेशन. सेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि 1 to 4 मीन्स ये भी हो सकता है कि कुछ जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसके अंदर सिर्फ एक ही दैट मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अपटेक हुआ है, कुछ में 2 का हो सकता है, कुछ में 3 का. मैक्सिमम दैट मीन्स मैक्सिमम सेचुरेशन इज द 4 मॉलिक्यूल का अपटेक हो सकता है 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के द्वारा. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन. यहां से जब इसने O2 मॉलिक्यूल को Fe+ ने ले लिया, इट फॉर्म्स अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये बना देता है डार्क रेड कलर का ऑक्सी हीमोग्लोबिन. दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट कैरीज द ऑक्सीजन टू द टिश्यू जहां पे इसकी नीड होती है, और वहां पर ये ऑक्सीजन को दे देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक कर लेता है और फिर वापस से ये ब्लड सैक में दैट मीन्स एल्वियोलर सैक में ले जाकर CO2 को वापस एल्वियोलर सैक में दे देता है और वहां से ये फिर से एलिमिनेशन हो जाता है. सो दिस इज द प्रोसेस how the breathing, how the respiration in human takes place.
सो दिस एंड्स आवर वीडियो। अगर आपका वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप एसएससी, सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनकी एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा बायोलॉजी में अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए जा चुके हैं और साथ में एमसीक्यूज भी डाले जा चुके हैं। सो अगर आपने उनको नहीं देखा है सो प्लीज़ डू वॉच दीज वीडियोज़ ऑल्सो। दिस आर करंट अफेयर पेज, दिस आर ट्विटर हैंडल लिंक, और साथ में हमारा जो स्टडी ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thanks for listening me. Have a nice day.